जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का राम एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम कवर कर रहे हैं अपना फाउंडेशन बायोलॉजी। और जैसा कि आप देखेंगे, इस फाउंडेशन बायोलॉजी में यह हमारा कौन सा लेक्चर होने वाला है और उसमें क्या टॉपिक होने वाला है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखो, तो हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है अपना श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में जिसने भी वीडियोज नहीं देखे हैं भैया प्लीज़ देख लेना, क्योंकि ये जो बायोलॉजी है एक दूसरे से कनेक्टेड होती है और इसके थ्रू हम पूरे आपके ह्यूमन बॉडी को और फिर धीरे धीरे पूरी बायोलॉजी को कवर करेंगे। तो अगर आप कोई लेक्चर मिस करते हो तो आपको पता चलेगा भाई आगे कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो टूटा हुआ देखने को मिलेगा आपको, है ना। तो भैया कवर करते हुए चलना है। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ चुके हैं कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र होता है। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र होता है वो आपकी बॉडी के जो हम फूड कंज्यूम कर रहे थे उनको छोटे छोटे स्ट्रक्चर में तोड़ देता है, यानी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल स्ट्रक्चर में तोड़ देता है। और एट द एंड आपके छोटी आंत और बड़ी आंत के द्वारा यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है सारे जितने भी फूड होते हैं ना वो आपकी बॉडी में, और फिर धीरे से उसको कन्वर्ट किया जाता है, किस में, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन किया जाता है। फिर जो एब्जॉर्प्शन या अवशोषण वाली क्रिया होती है उसके बाद वो जो बने हुए ग्लूकोज थे कहाँ पर पहुँचते हैं, वो आपके सेल यानी कि कोशिका के उसी माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में पहुँचते हैं जहाँ पर क्या ज़रूरी था, जहाँ पर आपकी एटीपी के रूप में एनर्जी बन रही थी। तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि भाई एटीपी के रूप में एनर्जी बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत थी, मतलब दो आपको सब्सटेंस चाहिए था। एक था आपका जिसे हम ग्लूकोज नाम दे रहे हैं, और दूसरा आपका क्या है, दूसरा है आपका जिसे हम ऑक्सीजन नाम दे रहे हैं। भाई जब ये दोनों मिलेंगे तभी तो आगे चल के एनर्जी या ऊर्जा का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो आप देखो, आपका फूड पहुंच गया किसके थ्रू, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। लेकिन अभी भी माइटोकॉन्ड्रिया में किसकी कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया तक उस ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है आपके इसी श्वसन तंत्र या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि ये जो आपका श्वसन तंत्र है उसको पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई आपकी बॉडी में ग्लूकोज पहुंच गया लेकिन ऑक्सीजन कैसे पहुंच रहा है, किन अंगों या फिर ऑर्गन से होकर पहुंच रहा है, वो जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो कि ये जो मनुष्य में श्वसन तंत्र होता है यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, उसको हम कई अंगों से मिलकर बनता है, ये जान सकते हैं। कई अंगों से मिलकर मतलब आप देखेंगे आगे चल के मैं आपको डिवाइड कराऊंगा और पढ़ाऊंगा कि भाई जो हमारा श्वसन तंत्र होता है उसके अलग अलग भाग होते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, कई अंगों से मिलकर तो बन ही रहा है। उसके बाद आप देखोगे यहां पर लिखा है कि यहां पर सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है उसे हम फेफड़ा या फिर फुसफुस नाम देते हैं। ठीक है, फुसफुस या फिर फेफड़ा जिसको हम इंग्लिश में लंग्स कहते हैं वो नाम देते हैं। अब होता क्या है, इसको हम नॉर्मल भाषा में क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजन टैंक कह सकते हैं, जो ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है। क्या ये केवल ऑक्सीजन को स्टोर करेगा? तो नहीं भैया। जब आपके माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बन रही थी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही थी। उस कार्बन डाइऑक्साइड को, उस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज हुई कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से बाहर निकाल के, है ना, ब्लड वेसल्स या फिर रक्त नलिकाओं से होते हुए आपके वापस इसी लंग्स या फिर फेफड़ों में लाया जाता है। इसलिए इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड का भी टैंक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कार्बन डाइऑक्साइड का भी स्टोरेज टैंक कहते हैं। और फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपकी बॉडी से धीरे से बाहर निकल जाती है। ठीक है, जब हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है, इनहेल करते हैं, सॉरी एक्सेल करते हैं, तब आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। देखो, तो इंपॉर्टेंट नाम ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? लंग्स होता है। इसको ये क्या करता है, यहाँ पर गैसों के विनिमय का या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम होता है। कैसे होता है भैया? आप देखेंगे आगे चल के कि ये जो लंग्स वाला भाग है, इस लंग्स के अंदर आपको ऐसी छोटी छोटी वायु कुपिकाएं या फिर जिसको हम एवियोली बोलते हैं, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ये जो एवियोली या फिर वायु कुपिकाएं हैं
है ना। ये इनके अंदर आपके क्या जुड़े होते हैं, साइड से ऐसे ब्लड वेसल्स जुड़े होते हैं, यानी कि आपकी रक्त नलिकाएं इन एवियोली में जॉइंट होती हैं और उन्हीं रक्त नलिकाओं में आपके आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, है ना, रेड ब्लड सेल्स या फिर लाल रक्त कणिकाएं प्रेजेंट होती हैं, जिनमें आपके हीमोग्लोबिन नामक सब्सटेंस पाया जाता है, जो क्या करता है इन एवियोली वाले भाग में, इन एवियोली भाग में जो ऑक्सीजन है उनको इस हीमोग्लोबिन से कनेक्ट करके कहाँ पहुंचाता है, आपके जो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया वाला भाग होता है वहां तक पहुंचाता है। अब ये जो ऑक्सीजन यहां से गई तो क्या केवल भैया सेल तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, किसी भी सेल के जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला भाग था उस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करेगी, यही आपके एवियोली में जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी के हीमोग्लोबिन के थ्रू पहुंचेगी माइटोकॉन्ड्रिया तक। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी बना ली एटीपी के रूप में, अब जो वापस आपके कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2 है वो भी पहुंचेगी, कैसे, इसी ब्लड के थ्रू पहुंचेगी और फिर इस ब्लड वेसल्स से वापस एवियोली में जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और फिर आपकी बॉडी से एवियोली से होती हुई इस लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाएगी, है ना, फेफड़ों से बाहर निकाल दी जाएगी। तो आपने यहाँ से एक बात सीखी कि भाई आपकी बॉडी में आपकी बॉडी में ये जो एवियोली और ब्लड वेसल्स वाला भाग है एट द एंड पार्ट किसका है, इस लंग्स का है। तो इसी लंग्स के अंदर आपका O2 ब्लड में जा रहा है और CO2 ब्लड से एवियोली में वापस आ रहा है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम गैसों का विनिमय या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कह सकते हैं। बोलो हाँ, यही आपको आगे चल के डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि जो हमारे फेफड़े होते हैं उनके द्वारा होने वाले श्वसन को हम फुसफुसी श्वसन कहते हैं, या फिर हमारे लंग्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन किया जाता है, इंग्लिश मीडियम वाले भैया देखें, उनको हम क्या पल्मोनरी रेस्पिरेशन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन नाम देते हैं। ये आपको नाम ध्यान रखना है। ऐसा श्वसन जो फेफड़ों के द्वारा या फिर आपके लंग्स के द्वारा किया जाता है उसे हम क्या फुसफुसी श्वसन या फिर पल्मोनरी रेस्पिरेशन नाम देते हैं। छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, जो आपकी बीपी की मशीन होती है उसमें साइड में हवा को उस जो आपके हाथ में बंधा हुआ पट्टा होता है वहां तक जो फुसफुस के द्वारा वो ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है ना, उसको दबाने पे उससे एक साउंड आता है फुसफुस का, है ना। तो और वो क्या करता है, अपने अंदर ऑक्सीजन को मतलब ऐसे रखता है और फिर कहाँ तक पहुंचाता है, पंप करके आपके हाथ में बंधे हुए पट्टे तक पहुंचाता है। तो वो भी फुसफुस का साउंड करता है। वैसे ही आपका जो लंग्स है वो लंग्स क्या करता है, जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन है, मतलब आपकी बॉडी में जो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग तक ऑक्सीजन पहुंचाना है, उस ऑक्सीजन को वायु से लेके सभी अंगों तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, आपका ये फेफड़े या फिर लंग्स कर रहे हैं। इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन या फिर आपके फुसफुसी श्वसन नाम देते हैं। समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखेंगे हमारा जो ह्यूमन बॉडी का श्वसन तंत्र या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इसको हम 4 भागों में मेनली बांटते हैं, है ना। 4 भागों में मेनली बांटते हैं और एक छोटा सा भाग होता है, ठीक है, जिसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्या होता है, देखो सबसे पहले आता है आपका नासिका छिद्र या फिर जिसको हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। अब ये जो नोस्ट्रिल्स या फिर आपके नासिका छिद्र हैं, कौन सा भाग आता है उसमें भैया, ये वाला भाग आता है, ऊपर वाला। फिर दूसरे नंबर पे आपका स्वर यंत्र या फिर लैरिंग्स वाला भाग आता है, वो कहाँ पर होता है, आपके इस वाले भाग में होता है ना। एक एक को डिटेल में आगे जानेंगे। फिर तीसरे नंबर पे भाग आता है आपका क्या, श्वास नली या फिर जिसको हम ट्रैकिया नाम देते हैं। क्या होता है, ये जो नीचे का आपका भाग है जहां से आपके ऑक्सीजन जो है फेफड़े तक पहुंचेगा, उसे हम क्या नाम देते हैं, ट्रैकिया नाम देते हैं। चलो फिर चौथे नंबर पे हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, फेफड़े। अब इस फेफड़े के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों की स्टडी करने वाले हैं, आगे चल के पढ़ाऊंगा। फिर नंबर 5 पे आपका एक भाग आता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, जिसे हम कहते हैं डायाफ्राम। क्या नाम देते हैं, जिसे हम नाम देते हैं आपका डायाफ्राम, जो कि ये वाला भाग होता है, एक मांसपेशियों की संरचना होती है, ठीक है, जो कहाँ पर पाई जाती है, जो पाई जाती है आपके लंग्स को कहीं ना कहीं आधार देने का काम करती है, यानी कि एक बेस प्रोवाइड करती है ताकि आपके जो लंग्स हैं वो अपनी जगह पर स्टेबल बने रहें। समझ आया। चलो ये तो था आपका क्या
श्वसन तंत्र, उसके भाग। अब एक एक भाग को हम थोड़ा डिटेल में जानने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जिसे हम क्या नाम देते हैं, नासिका क्षेत्र, या फिर जिसे हम नॉस्ट्रिल्स कह रहे थे। और यहाँ पर एक और नाम आपको ध्यान रखना है, क्या, नासिका वेश्म या फिर नोजल चैम्बर्स क्या होते हैं, जानते हैं। चलो सबसे पहले आप देखोगे कि ये जो ह्यूमन बॉडी में आप देखोगे भाई, सांस लेने के लिए दो नाक में छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें ही हम क्या नाम देते हैं, उन्हें ही हम नासिका छिद्र या फिर नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। ये समझ आया। इसके बाद यहाँ पर अंदर वाले भाग में, यानी आपके नाक के अंदर वाले भाग में दीवारों पर टेढ़ी मेढ़ी प्लेट की तरह रचना पाई जाती है, जिसे हम मतलब कौची नाम देते हैं। आपका इंग्लिश में भी वही नाम होता है, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये होता क्या है, ये एरिया जो है आप देखेंगे कि यहीं पर इस वाले एरिया में, इस आपके मतलब नोज के इस वाले भाग में ही आपका एक भाग पाया जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूँ। जहाँ पर आपके सूंघने की क्षमता इसी पर डिपेंड करती है। इसलिए जब भी आपको सर्दी होती है तो आप देखेंगे भैया कि आपको कभी भी सर्दी में बहुत अच्छी स्मेल नहीं आती, या फिर आपकी जो स्मेल करने की कैपेसिटी होती है वो और ज़्यादा मतलब रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके जो बॉडी का जो नासिका या फिर नोस्ट्रिल्स का ये वाला जो भाग होता है ना, यहीं पर आपके म्यूकस जमा हो जाता है ना। क्या जमा हो जाता है? म्यूकस जमा हो जाता है, जिसके कारण आप सूंघने में कमजोर हो जाते हैं। चलो अब क्या होता है, कुछ बातें ध्यान रखना। यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन का स्तर होता है जो आपके म्यूकस का स्त्रावण करता है, ठीक है। इसी वाले भाग में, कौन सा, जो आपका ये पूरा वाला भाग है ना, यहाँ पर क्या पाया जाता है, आपका एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, यानी कि एक झिल्ली साइड में बनी हुई रहती है, जो क्या करता है, म्यूकस का स्त्रावण करता है। और जब आपको सर्दी हो जाती है तो इसी म्यूकस का स्त्रावण बहुत ज़्यादा हो जाता है, सेक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे जो है आपको मतलब आपके नाक से वाइट कलर का पदार्थ निकलने लगता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि मनुष्य में जो घ्राण क्षेत्र होता है, जिसे हम ऑल्फैक्टरी रीजन कहते हैं, ये क्या होता है भाई, ये वो वाला भाग होता है आपके, मतलब आपकी नाक का यही वाला भाग होता है जहाँ से आपको सूंघने में मदद मिलती है। अब ये जो सूंघने वाला भाग होता है ना, ये आपकी नाक में बहुत छोटा होता है, जिसके कारण आपकी सूंघने की जो क्षमता होती है वो कम होती है, लिमिटेड होती है। यही वाला जो भाग है वो ज़्यादातर आप देखेंगे डॉग्स में, या फिर जो एनिमल होते हैं जिनके सूंघने की कैपेसिटी बहुत तेज होती है, उनमें ये वाला भाग बहुत कैसा पाया जाता है, ब्रॉड पाया जाता है, बड़ा पाया जाता है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ भाई, आपने कभी भी डॉग को देखा होगा तो उसके जो फ्रंट का मुंह होता है वो कैसा होता है, थोड़ा लंबा सा होता है। तो आप खुद सोचो, जब उसका मुंह लंबा है तो उसके कारण उसके जो नोस्टाइल के अंदर वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, जहां पर आपका क्या पाया जाता है, ऑल्फैक्टरी रीजन पाया जाता है, जो कि सूंघने में मदद करता है। तो लंबा एरिया होने के कारण उसका तो भाई ऑटोमेटिक उसको ज़्यादा रीजन मिल गया कि वो चीज़ों को बहुत अच्छे से सूंघ सके, वो वाला पदार्थ उसके अंदर और ज़्यादा हो गया। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, सूंघने में उसको हेल्प मिल जाती है, ठीक है। और आपकी बॉडी में यही जो ऑल्फैक्टरी रीजन होता है बहुत छोटा होता है, पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, जिससे आपकी सूंघने की क्षमता कम हो जाती है। चलो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब एक नोजल चैम्बर वाला एरिया है, इसको ध्यान रखना है। क्या होता है नोजल चैम्बर, आप देखो जो आपका नासिका छिद्र है आगे चलकर दो भागों में डिवाइड हो जाता है ना, दो भागों में डिवाइड हो जाता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे ही हम नजल चैम्बर या फिर नासिका वेश्म नाम देते हैं। इसी नजल चैम्बर में आपके क्या होता है, ये छोटी सी म्यूकस मेम्ब्रेन नामक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो क्या करता है, म्यूकस का स्त्रावण करता है। सर्दी ज़्यादा होने पर यही आपकी जो है नाक से बाहर आने लगता है म्यूकस, ठीक है। फिर ऑल्फैक्टरी रीजन क्या था वो भी बता दिया कि भाई आपकी बॉडी में सूंघने वाला जो पार्ट होता है, मतलब जो आपके नाक के अंदर सूंघने वाला जो एरिया होता है, उसे ही ऑल्फैक्टरी रीजन कहते हैं। अब जब आप खुद सोचो, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, सर्दी में ये ज़्यादा म्यूकस का स्त्रावण करेगी, ज़्यादा म्यूकस का सेक्रेशन करेगी। तो ज़्यादा म्यूकस का जब सेक्रेशन होगा तो भाई आपका जो ऑल्फैक्टरी रीजन है वो क्या होगा, पूरी तरह से भीग जाएगा, गीला हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसकी जो कैपेसिटी है चीज़ों को सूंघने की, वो कैसी हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। यही रीज़न है कि आपको सर्दी में कभी भी अच्छे से किसी भी चीज़ की स्मेल नहीं आती है। चलो
तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अभी फर्स्ट वाले पार्ट को कवर किए जिसका नाम क्या था आपका नासिका क्षेत्र। इसके अंदर मैंने बता दिया कि भाई यहाँ पे नजल चैम्बर्स पाए जाते हैं, फिर आपका म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो म्यूकस का सेक्रेशन करती है। अब दूसरे भाग को हम कवर करने वाले हैं जिसमें आपका ये वाला भाग आता है। कौन सा? ये वाला भाग, जिसको हम क्या नाम देते हैं? जिसको हम कहते हैं आपका स्वर यंत्र या फिर लैरिंग्स नाम देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो स्वर यंत्र या फिर लैरिंग्स होता है इसके बारे में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या? देखो, ये जो आपका स्वर यंत्र या फिर लैरिंग्स वाला भाग होता है ये आपके ग्रसनी या फिर फेरिंग्स वाला भाग था जो कि आपका किससे संबंधित था? आप देखो, ये आपका मुख है। इस मुख के अंदर मैंने बोला था भाई आप जब कोई फूड खाते हो तो वो इस वाले रीजन से होकर गुजरता है। तो ये वाला जो रीजन है जिसमें इस भाग को कंसीडर कर लो, ये जो दोनों के बीच के जॉइंट है, ठीक है। उसके बाद फिर इस वाले भाग को भी ऐड कर लो, है ना। ये जो आपके भाग हैं इनको हमने क्या नाम दिया? लैरिंग्स नाम, सॉरी, इनको हमने ग्रसनी या फिर फेरिंग्स नाम दिया था। अब इस फेरिंग्स वाले भाग को, है ना, इस फेरिंग्स वाले भाग को इस श्वास नली या फिर आपके ट्रैकिया वाले भाग से जोड़ने का जो काम करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम स्वर यंत्र या फिर लैरिंग्स कहते हैं। क्या कहा मैंने कि भाई हमारा जो मुख था, मुख के अंदर मैंने बोला था जो आपका ये तालू या फिर पैलेट के पीछे वाला जो भाग था, ये एक बार और बताता हूँ, तालू या फिर पैलेट के पीछे वाला जो भाग था, ठीक है, उस भाग को हम क्या नाम दिए थे? मैंने पहले बताया था भाई आपका, उसको हमने नाम दिए था फेरिंग्स या फिर ग्रसनी, ठीक है। यहीं पर आपका क्या पाया जाता है? मतलब एपिग्लोटस वाला भाग यहीं से नीचे जॉइंट होता है, इसके नीचे से ही जॉइंट होता है। इस फेरिंग्स वाले भाग को, इस फेरिंग्स वाले भाग को, है ना, इस श्वास नली या फिर ट्रैकिया से जॉइंट करने का जो काम करता है उसी भाग को हम क्या नाम देते हैं? उसी भाग को हम कहते हैं आपका क्या? लैरिंग्स। क्या नाम देते हैं? लैरिंग्स नाम देते हैं। चलो ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। इसी लैरिंग्स के बारे में हमें थोड़ी सी बात करना है जो आपका किसके लिए इंपॉर्टेंट है? आपके श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ध्वनि का उत्पादन करना इसका मुख्य कार्य होता है। यानी कि अभी आपके सामने मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्यों बोल पा रहा हूँ? कहीं ना कहीं मेरी बॉडी का जो लैरिंग्स वाला एरिया है ना, मेरी बॉडी का जो लैरिंग्स वाला एरिया है, उस लैरिंग्स वाले एरिया में एक वाइब्रेशन टाइप का होता है जिसके कारण मेरी जो आवाज़ है वो मोटी और पतली होती है और फिर मैं क्या करता हूँ? उस ध्वनि को अपने मुख के थ्रू अलग अलग आवाज में निकालता हूं और वही पहचानते हैं आप लोग और आपको लगता है कि मैं बात कर रहा हूं। तो वो जो ध्वनि है उसकी पिच को हार्ड करना या फिर सॉफ्ट करना, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलना या नीची आवाज़ में बोलना, ये सब कंट्रोल करने का और कहीं ना कहीं बोलने में मदद करने का काम आपका कौन करता है? यही लैरिंग्स वाला भाग करता है। समझ में आया? चलो इसके बाद आप देखो कि इसके प्रवेश द्वार में, किसके प्रवेश द्वार में भाई? जो आपका लैरिंग्स वाला भाग होता है उसके प्रवेश द्वार में एक वॉल्व होता है। अब ये वॉल्व क्या होता है? वही भाई जो मैंने आपको कवर करवाया था कि एक इपीग्लोटस नामक भाग होता है, एक आपका इपीग्लोटस, देखो यहाँ पर लिखा है इपीग्लोटस, नाम देखते हैं। एक इपीग्लोटस नामक भाग होता है। कहाँ पर? अगर ये आपका कौन सा एरिया है? लैरिंग्स वाला एरिया है। तो इसका मुख्य काम क्या होता है? आपके मतलब जो बोलने ध्वनि का उत्पादन करना, यानी आप जो बोल रहे हो उसमें मेन हेल्प कौन कर रहा है? यही लैरिंग्स कर रहा है, पहली चीज। अब दूसरी चीज क्या ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पर ऊपर साइड के लैरिंग्स के यहाँ पर आपको लैरिंग्स के इस वाले भाग में आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम इपीग्लोटस नाम देते हैं। बोलो हाँ। जब ये इपीग्लोटस आपका आप जब फूड कंज्यूम करते हो तो ये इस आपकी जो श्वास नलिका है यानी कि ट्रैकिया है उस वाले भाग को ढक लेता है ताकि जो आपका फूड है वो इस वाले भाग में ना जा पाए। ये देखो यहीं पर लिखा है कि भाई आपने कोई भी फूड खाया, खाने के बाद में ये जो है छोटे छोटे रूप में आपके जाएंगे और इस वाले भाग में ना जाए, यानी कि आपके ये स्वर यंत्र वाले भाग जो आपका वो है
सॉरी श्वास नली वाला भाग है ना, ट्रैकिया है, वहां पर ना जाए, इसलिए ये एपिग्लोटस क्या करता है, इस ढक्कन को बंद कर लेता है, यानी एपिग्लोटस बंद हो जाता है ना, और ये आपकी श्वास नली जो है वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, और मतलब संरक्षित कर, अपने आप को सुरक्षित कर लेती है ना, जिससे फूड कहाँ चला जाता है, इस फूड पाइप में चला जाता है। और इसके बारे में तो हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, जैसे हम क्या नाम दे रहे थे, ग्रास नली या फिर आपकी हाँ, जिसे हम ग्रास नली नाम दे रहे थे। चलो, अब इस डायग्राम को जब आप दोबारा खुद से देखोगे तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, इसलिए जो ऊपर से लिखा हुआ चीज़ है ये मैं मिटा रहा हूँ, है ना। चलो, तो आपको ये समझ में आया भाई क्या क्या याद रखना है। देखो, अच्छा यहाँ पर लिखा है, देखो, भोजन को निगलते समय यह है श्वास नली के द्वार को बंद कर देता है। कौन भैया, जो आपका इपीग्लोटस वाला भाग होता है उसके बारे में बताया गया है। तो इसको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव एक्शन का काम करता है, ठीक है, जो आपके श्वास नली या फिर उस ट्रैकिया वाले भाग को सुरक्षित रखने का काम करता है, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का भोजन अंदर ना जा सके, है ना, ये इपीग्लोटस। तो आपको लैरिंग्स के बारे में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहला ध्यान रखना है कि भाई ये ग्रसनी या फिर जो आपके ये वाला भाग होता है, इसको श्वास नली के ट्रैकिया वाले भाग से जोड़ता है ना, कौन, आपका ये लैरिंग्स, यानी ये बीच वाला भाग हो जाएगा आपका लैरिंग्स, और ऊपर वाला भाग हो जाएगा आपका क्या, फेरिंग्स, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ट्रैकिया वाला भाग, श्वास नली। चलो, फिर इसका मुख्य काम क्या होता है लैरिंग्स का, इसका मुख्य काम होता है ध्वनि का उत्पादन करना, जिसकी मदद से हम बोल पाते हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि भाई बोलने के लिए कौन हेल्प करता है, लैरिंग्स फेरिंग्स, तो आपको ध्यान रखना है कौन करता है, लैरिंग्स करता है, फेरिंग्स मत लगा देना धोखे से। चलो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस लैरिंग्स वाले भाग में ही आपको इपीग्लोटस नामक संरचना देखने को मिलती है। और ये इपीग्लोटस क्या करता है, ये इपीग्लोटस जब आप भोजन को निकलते हो तो श्वास नली या फिर जो आपका ट्रैकिया वाला भाग होता है उसको बंद कर लेता है, ताकि आपका जो भोजन है वो इस श्वास नली या ट्रैकिया वाले भाग में ना जा सके। तो इतनी बात थी लैरिंग्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम जो कवर करने वाले हैं उसका नाम क्या है, श्वास नली या फिर ट्रैकिया, जो आपके लैरिंग्स के जस्ट नीचे वाला भाग है। देखो, ये था आपका लैरिंग्स वाला भाग, इसके जस्ट नीचे ये ट्रैकिया वाला भाग है, जो कि एक प्रॉपर ट्यूब होती है जो आपके लंग्स या फिर फेफड़ों को ज्वाइंट करने का काम करती है। उसी ट्रैकिया के बारे में हम बात करने वाले हैं, है ना, इस ट्रैकिया के बारे में। चलो, श्वास नली, आगे बढ़ते हैं। इस श्वास नली के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है कि भाई ये जो आपकी श्वास नली वाला भाग होता है, ये आपकी बॉडी में इसकी लंबाई लगभग 11 सेंटीमीटर होती है, बोलो हाँ। इसका जो व्यास होता है वो लगभग 16 मिलीमीटर या फिर इसको 1.6 सेंटीमीटर इतना होता है, ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको जब यहाँ पर सेंटीमीटर रहेगा तो चांसेस हैं कि ये एमएम याद ना रहे और आप 11 और 16 में कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई लंबाई जो है इसकी 11 सेंटीमीटर होती है, ट्रैकिया की लगभग इतनी, ठीक है, इतनी ही होती है, ज़्यादा नहीं होती। देखो, आप खुद देखो, यहाँ से यहाँ तक, यानी आप यहाँ पर आपका कौन सा भाग है, लैरिंग्स वाला, वहाँ से आप 11 सेंटीमीटर खुद ही नाप के चलो नीचे, तो यहाँ कहीं तो आपका जो ट्रैकिया वाला भाग है, श्वास नली वाला भाग, वो क्या होता है, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, है ना, क्योंकि लंग्स यहीं पर है ना। अब आपको यहाँ स्टमक वाले भाग तक नहीं जाना, लंग्स यहीं पर हैं आपके। चलो, अब आप देखो, ये 11 सेंटीमीटर क्या होता है, आपका लंबा होता है। उसके बाद इसकी जो व्यास होती है, यानी जो डायामीटर होता है, इसकी जो अंदर से ऐसे चौड़ाई होगी उसको हम क्या नाम देंगे, डायामीटर, और वो कितनी होती है, 16 मिलीमीटर या फिर 1.6 सेंटीमीटर होती है। चलो, और ये बना किसका होता है, आपकी जो पक्षमाभी एपिथेलियल टिश्यू होती हैं, यानी सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होती हैं। सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू क्या थी भैया, ऐसी एपिथेलियल टिश्यू जो आपके ऐसी एपिथेलियल टिश्यू जिसके ऊपर आपके छोटे छोटे उंगलियों के समान प्रवर्त निकल आए थे, जिसे हम क्या नाम दे रहे थे, सीलिया नाम दे रहे थे। वही सीलिया आपके म्यूकस को क्या करता है, पकड़ के रखता है। कई बार क्या होता है, आपको जब सर्दी खांसी हो जाती है और आप खांसते हो तो आपको ऐसा महसूस होता होगा कि आपके यहाँ पर कफ जमा हुआ है। वो जो कफ या म्यूकस होता है, उस कफ या म्यूकस को यही सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू के बीच में ऐसे जकड़ के रखती हैं। ये सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू जो है जकड़ के रखती हैं और फिर आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकलने देती। और यही सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू के कारण अगर धोखे से एक आध छोटा सा
कण आपके भोजन का कहाँ पर चला जाता है, इस श्वास नली या फिर ट्रैकिया वाले भाग में चला जाता है, तो आप उसे जोर से खांस कर बाहर निकाल देते हो, क्योंकि आपका लंग्स क्या करता है, एकदम से हवा भरता है और फिर प्रेशर से छोड़ता है, तो वो इस ट्रैकिया वाले भाग से एकदम से बाहर निकलती है और ये ट्रैकिया क्या हो जाती है, पूरी साफ हो जाती है। तो आपके जो लंग्स हैं वो क्या करते हैं, खांसी के थ्रू आपके इस ट्रैकिया वाले भाग को क्लीन करने का काम करते हैं। इसलिए हमें सर्दी के टाइम पे बहुत ज़्यादा खांसी आती है, क्योंकि भाई यहाँ पर म्यूकस जमा हो जाता है और फेफड़े को लगता है कि हम खांस के फेफड़े को, ये ट्रैकिया वाले भाग को क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं। ये आपका किससे बना होता है, पक्षमाभी एपिथेलियल टिश्यू या फिर सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है, बोलो हाँ। इसके बाद यहाँ पर अपूर्ण वलय पाए जाते हैं, यानी इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं। इनकम्प्लीट रिंग्स क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न है कि भाई आपका ये जो गले वाला भाग है, यहाँ पर आप जब ऐसे टच करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पर भी आपको छोटी छोटी हड्डी देखने को मिलती है ना। लेकिन होता क्या है, वो कंप्लीटली ऐसे सर्कल नहीं होती, कंप्लीटली जॉइंट्स नहीं होती, उनके बीच में ऐसा गैप होता है जैसा आपको सामने देखने को मिल रहा है। और इस गैप के अलावा इसके जो चारों ओर आपको छोटी छोटी वो देखने को मिल रही है हड्डियाँ, वो उनका काम क्या होता है, उन्हीं के द्वारा आपका ये जो ट्रैकिया वाला भाग है ना, श्वास नली वाला भाग है, वो चिपकता नहीं है। यानी कि आपके बॉडी के जो ट्रैकिया वाला भाग है ना, ये श्वसन तंत्र में जो ट्रैकिया वाला भाग है, उस ट्रैकिया वाले भाग को फैला कर रखने का काम एक हार्ड स्ट्रक्चर करती है। और वो हार्ड स्ट्रक्चर आपका किससे बना होता है, मेनली तो उसमें कार्टिलेज का यूज होता है, बट हम पढ़ते हैं तो बोन्स के बारे में ही पढ़ते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसी के कारण क्या होता है, आपका ये ट्रैकिया वाला भाग फैला हुआ रहता है। अब आप आगे देखो, ये जो वलय होते हैं, ठीक है, ये जो वलय होते हैं, रिंग्स होते हैं जो, वो क्या करते हैं भाई, श्वास नली से जब वायु बाहर आती है या फिर अंदर जाती है, तो उतने टाइम उसे पिचकने से रोकते हैं। भाई आप सोचो, अगर आपके लंग्स से पूरी ऑक्सीजन बाहर निकल गई तो लंग्स तो चिपक गए, बोलो हाँ। अब ट्रैकिया वाला जो भाग है, उस ट्रैकिया वाले भाग से भी आपके लंग्स क्या होंगे, निकल जाएंगे। मतलब ट्रैकिया वाले भाग से भी जो आपके ऑक्सीजन है, सॉरी मैं लंग्स कह रहा था, ट्रैकिया वाले भाग से भी जो आपका ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर भी स्पेस खाली हो जाएगी पूरी, बोलो हाँ। जब ये स्पेस पूरी खाली हो जाएगी तो वैक्यूम के कारण, निर्वात के कारण, ये दोनों आपस में चिपकने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। ट्रैकिया वाला भाग उस चिपकने को रोकने के लिए ही इनमें वलय या फिर रिंग्स नामक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो आपके ट्रैकिया को जॉइंट होने से रोकते हैं। समझ रहे हो, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। चलो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है। तो आपके श्वास नली या ट्रैकिया के बारे में कितनी बातें जानना है, केवल इतनी बातें जानना है भाई कि ये 11 सेंटीमीटर लंबी होती है, 1.6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। उसके बाद ये पक्षमाभी एपिथेलियल टिश्यू या फिर सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, और इसमें आपके वलय या फिर रिंग्स पाए जाते हैं, जो कि मेनली कार्टिलेज के बने होते हैं, उपास्थ्यों के बने होते हैं, जो आपके हड्डी को, जो आपके इस ट्रैकिया वाले भाग को क्या करती है, जोड़ने से रोकती है, ठीक है, चिपकने से रोकती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम अभी तक अपने कितने स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, हमने बात करी किसके बारे में, इस श्वसन तंत्र के बारे में, है ना। श्वसन तंत्र को हमने मेनली 4 भागों में बांटा, जैसे हमें पढ़ना है। 4 भाग में से पहला भाग है आपका क्या, नासिका छिद्र, कंप्लीट कर लिया। दूसरा भाग था स्वर तंत्र या फिर लैरिंग्स, ये भी देख लिया। फिर तीसरा भाग था आपका श्वास नली या फिर ट्रैकिया, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा कि भाई 11 सेंटीमीटर आपकी लंबी होती है, 1.6 सेंटीमीटर उसका व्यास या डायमीटर होता है। उसके बाद वो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू यानी कि पक्षमाभी एपिथेलियल टिश्यू की पक्षमाभी उपकला ऊतक की बनी होती है ना। और उसमें क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे उंगलियों के समान प्रवर्त पाए जाते हैं, जो म्यूकस को फेफड़े में जाने से रोकते हैं, म्यूकस को फेफड़े में जाने से रोकते हैं, है ना। और जब आपको खांसी आती है तो इसी म्यूकस को साफ करने के लिए फेफड़े एकदम से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और फिर छोड़ते हैं, जिससे आपको खांसी के रूप में आप बाहर निकलता है सारा ऑक्सीजन। और आप देखोगे उसके साथ में आपके जो
ट्रैकिया वाला भाग है, उसके जो सीलिएटेड वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, क्लीन हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें जानना है किसके बारे में भैया, अब हमें जानना है इस फेफड़े या फिर लंग्स के बारे में और इस डायाफ्राम के बारे में। तो चलो जानते हैं इनके बारे में। देखो अब हम बात करने वाले हैं किसकी, अब हम बात करने वाले हैं इस फेफड़े के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैसा होता है भैया, आपके स्पंजी होता है और गुलाबी रंग का थैलीनुमा संरचना होता है। ठीक है भाई, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। बैग लाइक स्ट्रक्चर क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर आप कहीं ना कहीं ऑक्सीजन पैक करके ही ले जा रहे हो। कहाँ पर, आपकी बॉडी के सारे जितने भी ऑर्गन हैं उनके जो सेल हैं वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग तक लेके जा रहे हो ऑक्सीजन। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो फेफड़े होते हैं आपकी वो प्लूरल गुहा यानी कि प्लूरल कैविटी में स्थित होते हैं। अब ये प्लूरल गुहा या प्लूरल कैविटी क्या होती है, तो देखो आपका जो छाती वाला भाग होता है ना, आपका जो छाती वाला भाग होता है उस छाती या चेस्ट वाले भाग में आप देखो ये जो एरिया होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम प्लूरल गुहा, प्लूरल कैविटी या फिर प्लूरल गुहा नाम देते हैं। समझ आया। और यहीं पर आपका क्या होता है, यहीं पर आपका भाग पाया जाता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, फेफड़े या लंग्स नाम देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद इस फेफड़े के बारे में कुछ छोटी सी बातें हम जान लेते हैं और फिर इसको आगे जानेंगे। देखो ये जो आपका फेफड़ा होता है ना, जो आपका फेफड़ा होता है और जो आपका प्लूरा वाला भाग होता है, प्लूरा वाला भाग कौन सा, मैंने बताया भाई, जैसे आप समझ लो, अगर उसमें बताता हूँ, देखो डायग्राम में बताता हूँ। अगर ये आपका कौन सा भाग है, ये पसली वाला एरिया है ऐसा समझो। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, अंदर साइड पे दो लंग्स देखने को मिलेंगे, लेफ्ट और राइट में। अब उस लंग्स के और इस हड्डी के बीच में, है ना, किसके बीच में, उस लंग्स जो अंदर प्रेजेंट है और इस हड्डी के बीच में आपको कुछ पदार्थ मिलते हैं जो क्या करते हैं, प्लूरा के मध्य में चिकना तरल पदार्थ मिलता है जो घर्षण को कम करता है, यानी कि आपके लंग्स को रगड़ खाने से बचाता है, जिससे वो आपकी हड्डी में क्या हो सके, उसमें दिक्कत मतलब ना हो। समझ आया, मतलब हड्डी के घिसने से आपके लंग्स में डैमेज ना हो किसी भी प्रकार का। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आप देखो आगे बढ़ते हैं हम और जानेंगे कि ये जो आपका फेफड़ा या फिर लंग्स होता है, आपको पता है ये दोनों सेम साइज के नहीं होते हैं ह्यूमन बॉडी में, है ना। आपका जो राइट वाला लंग्स होता है वो बड़ा होता है और जो लेफ्ट वाला लंग्स होता है वो छोटा होता है। क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन पता है, क्योंकि आपके लेफ्ट वाले लंग्स के पास में ही, है ना, क्या प्रेजेंट होता है, आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। और उसी हार्ट को प्रेजेंट रखने के लिए वहां पर आपके लेफ्ट वाले लंग्स का एरिया जो है वो कम रखा गया है। समझ रहे हो कितना मतलब कितना सोच समझ के बनाया गया है ह्यूमन बॉडी को। चलो अब आप देखो ये क्या करते हैं भैया, ये जो फेफड़े होते हैं, लंग्स वाला एरिया होता है, ये गुब्बारे की भांति फैल जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया ये अपने अंदर ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करते हैं, इसलिए हम इसे ऑक्सीजन टैंक भी कहते हैं, ह्यूमन बॉडी का ऑक्सीजन टैंक भी कहते हैं। चलो, है ना। अब ये जो आपका फेफड़े वाला भाग होता है, ठीक है, ये जो आपका फेफड़े वाला भाग होता है, इसके बारे में कुछ छोटी सी बातें जान लेते हैं। कैसे, जैसे देखो मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीजन है वो ट्रैकिया वाले इस श्वास नली वाले भाग से होते हुए फिर आपके फेफड़े के अंदर तक आएगी। यहाँ पर एक मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ फेफड़े का। देखो ये है आपका कौन सा भाग, ये होगा आपका लंग्स वाला एरिया। बोलो हाँ भाई, एक छोटा और एक बड़ा होता है, बना देते हैं। ठीक है, इस लंग्स वाले एरिया में आप देखो ये जो है जहां पर आपको वलय या फिर रिंग्स देखने को मिल रहे हैं कार्टिलेज के, उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रैकिया नाम देते हैं। ठीक है, इस ट्रैकिया के बाद में यहाँ पर ये नीचे दो भागों में आपके ट्यूब बंट जाते हैं, ट्रैकिया दो भागों में बंट जाती है, उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम श्वसनिया या फिर ब्रोंकी नाम देते हैं। अब ये जब श्वसनिया या फिर ब्रोंकी लंग्स के अंदर चली जाती हैं तब हम इसे क्या नाम देते हैं, श्वसनिकाएं या फिर ब्रोंकियोलिस नाम देते हैं। अब ये श्वसनिकाएं या फिर जो आपकी ब्रोंकियोलिस हैं, नंबर डाल देता हूं भाई। एक फर्स्ट नंबर पे आपका क्या है, ऐसे नहीं, देखो अच्छे से डालता हूं। फर्स्ट नंबर पे आपका क्या है, श्वास नली या फिर ट्रैकिया, कहां से कहां तक है,
ये वाला जो पूरा भाग है इसे हम नंबर फर्स्ट डालते हैं, यानी आपकी श्वास नली। फिर दूसरे नंबर पे जो भाग आता है उसे हम कहते हैं क्या, श्वसनिया यानी कि ब्रोंकी। क्या होता है, ये जो भाग है जो आपके लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो रहा है, इसे ही हम क्या नाम देते हैं, ब्रोंकी। ऐसा साइन बना देता हूं मैं, ये वाले भाग, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका क्या, तीसरे नंबर पे आता है आपका ब्रोंकियोलिस यानी कि श्वसनिकाएं। ये कौन सा भाग होता है, जब आपकी ये जो ब्रोंकी है, ठीक है, वो लंग्स के अंदर चली गई, लंग्स के अंदर चली गई तो उसे हम क्या नाम देते हैं, तब हम उसे कहते हैं नंबर 3 वाला पार्ट, यानी कि आपके ब्रोंकियोलिस। ठीक है, क्या नाम देते हैं, ब्रोंकियोलिस नाम देते हैं। चलो अब नंबर 4 पे आता है आपका वायु कोष्ठिका वाहिका यानी कि एल्वियोली डक्ट। ये क्या होता है, चलो आगे बनाता हूं। आप देखो यहां पर कि ये जो आपके ये वाला पोर्शन आया था सिंगल, जिसे हमने ब्रोंकियोली नाम दिया था लंग्स के अंदर आने के बाद। ये जो ब्रोंकियोली है आगे जाकर ऐसी छोटे छोटे भाग में, छोटे छोटे ट्यूब में बट जाता है, और इस ट्यूब के एंड में ही आपके ऐसे छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर जुड़े हुए होते हैं। आगे बताऊंगा ये स्ट्रक्चर क्या है और इस ट्यूब को क्या नाम देते हैं, है ना। चलो ऐसे भी सेम यहां पर होगा भाई आपके, है ना। चलो अब आप देखो, ये जो आपको नंबर 3 वाला स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या नाम दे रहे थे, ब्रोंकियोलिस नाम दे रहे थे, ये आगे जाकर छोटी छोटी और सिंगल ट्यूब में डिवाइड हो रहा है। इस सिंगल ट्यूब को हम क्या नाम दे रहे हैं, आपकी वायु कोष्ठिका वाहिका यानी कि एल्वियोलर डक्ट नाम दे रहे हैं उसको, ठीक है। इस ब्लू वाले भाग को, इसको मैं नंबर 4 डाल देता हूं, ठीक है, नंबर 4 डाल देता हूं। ये वाला जो आपका भाग है इसको क्या बोल रहे हैं हम, नंबर 4 बोल रहे हैं। चलो अब इसके एंड में जो आपको गोल गोल से स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई या फिर वायु कोश। क्या नाम देते हैं इसको, हम नाम देते हैं एल्वियोली। ये नाम ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक छोटा सा रफ स्ट्रक्चर अभी मैंने बनाया, आगे चल के हम एक एक भाग को क्लियर करेंगे। मोस्टली इस अंदर वाले भाग या फिर एल्वियोली जिसको कहते हैं उसको हमें पढ़ना है, ठीक है। एट द एंड ऑक्सीजन जो जाती है ना लंग्स के अंदर, छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं जिन्हें हम एल्वियोली नाम देते हैं, और उन्हीं चैम्बर्स में आपके ऑक्सीजन जाके स्टोर होती है, और उसी एल्वियोली से आपके रक्त वाहिकाएं यानी कि ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती हैं, आदान प्रदान करती हैं, यानी कि ट्रांसफर का काम करती हैं। आगे जाके एक एक चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं भाई, है ना। क्या, सबसे पहले आपका ट्रैकिया या श्वास नली वाला भाग होता है, ये हो गया, ठीक है। फिर ये ट्रैकिया 2 भागों में डिवाइड होती है जिसे हम क्या नाम देते हैं, श्वसनिया या फिर ब्रोंकी। कौन कौन सा हो गया, एक ये हो गया और एक वो वाला भाग हो गया, ठीक है, लेफ्ट और राइट में। अब ये जो ब्रोंकी हैं ये जब आपके लंग्स के अंदर चली जाती हैं, ठीक है, और अपने स्ट्रक्चर को जस का तस बनाए रखती हैं, तो उसे हम क्या नाम देती हैं, उसे हम ब्रोंकियोलिस नाम देते हैं। बोलो हाँ। अब ये ब्रोंकियोलिस, ठीक है, ये ब्रोंकियोलिस आगे चल के सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में टूट जाते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं, एल्वियोली डक्ट, एल्वियोलर डक्ट नाम देते हैं। अब इस एल्वियोलर डक्ट के एंड में आपके छोटे छोटे गोल से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनमें ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम मेनली किया जाता है लंग्स के अंदर, है ना। तो ये जो छोटे छोटे आपको रिंग्स देखने को मिल रहे हैं या फिर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, एल्वियोलाई या फिर एल्वियोली नाम देते हैं, ठीक है। चलो अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। चलो आप देखो, मैंने आपको बताया भाई कि जो लंग्स होता है, जो आपका लंग्स होता है उसके बारे में बता दिया। इस लंग्स के अंदर आप देखो, ये आपका श्वास नली वाला भाग है जो कि लेफ्ट और राइट में टूट रहा है ना, ब्रोंकाई में। और फिर ब्रोंकाई जब अंदर जाता है लंग्स के तो वो ब्रोंकियोलिस बनाता है। फिर और छोटे छोटे भागों में टूटेगा तो क्या बनाएगा, एल्वियोलर डक्ट बनाएगा। और एल्वियोलर डक्ट के एंड में ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनमें ऑक्सीजन स्टोर होती है या फिर ब्लड से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है। वो उसको हम क्या नाम दे रहे थे, उसे हम एल्वियोली नाम दे रहे थे। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब आप देखो कुछ और बातें हैं जो आपके लंग्स के बारे में इंपॉर्टेंट है, क्या कि जो आपका दायां फेफड़ा होता है, मैंने आपको बताया वो साइज में थोड़ा सा लंबा होता है, बोलो भाई बड़ा होता है, हाँ। जो आपका लेफ्ट लंग्स या फिर बायां फेफड़ा होता है वो साइज में थोड़ा सा छोटा होता है, बोलो हाँ। फिर इसके बाद ये बना होता है, तीन लॉब्स होते हैं इसमें, तीन लॉब्स होते हैं। कैसे तीन लॉब्स, आप देखो, एक है आपके लंग्स का ये वाला भाग, ठीक है, दूसरा भाग है आपका आपके लंग्स का ये वाला, फिर तीसरा और सबसे छोटा भाग होता है ये आपके नीचे वाला भाग, ठीक है। ऐसे तीन भागों से मिलकर आपका बना होता है क्या, राइट लंग यानी कि दायां फेफड़ा। यहीं पर लिखा है कि तीन पालियों का या फिर तीन लॉब्स का बना होता है। लेकिन जो आपका राइट लंग्स होता है उसमें केवल दो भाग पाए जाते हैं, ये एक नीचे वाला भाग यानी यहां से यहां तक होगा, और एक ये ऊपर वाला भाग, ठीक है। ऐसे दो भागों में ही बटे हुए होते हैं। चलो एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मिटा के दोबारा बना लेते हैं, है ना। ऐसे तीन भागों में आपके बटे हुए होते हैं, कौन से, राइट वाले, और आपके दो भागों में बटे हुए होते हैं, कौन से, लेफ्ट वाले लंग्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो जो मैंने आपको बताया था कि ये जो लंग्स या फेफड़े हैं, है ना, ये जो लंग्स या फेफड़े हैं, इन लंग्स या फेफड़े के अंदर आपके यहाँ से ब्रोंकाई गया, फिर अंदर ब्रोंकियोलिस बना, फिर ब्रोंकियोलिस से क्या बना, एल्वियोली डक्ट, और एट द एंड आपका क्या बना, ये एल्वियोली नामक छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन स्टोरेज का काम होता है। और फिर इन्हीं आपके ये जो एल्वियोली वाला भाग है इसके चारों ओर आपके ब्लड वेसल्स ऐसे जुड़े हुए होते हैं, है ना, जाल का स्ट्रक्चर बनाए हुए होते हैं। और ये करते क्या है पता, मतलब आपकी बॉडी से जो CO2 आई उसको बाहर निकालने के लिए यही एल्वियोली का एक पार्ट एब्जॉर्ब करेगा ब्लड वेसल से, क्या, CO2 को। और फिर आपका जो एल्वियोली वाला भाग है वो मतलब ऑक्सीजन को ब्लड वेसल्स में भी फ्लो करने का काम करता है ना। तो देखो एक पार्ट तो आपका क्या करेगा कि आपकी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है, बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है उसको ब्लड वेसल से एल्वियोली में ट्रांसफर करेगा, बोलो हाँ। फिर ये एल्वियोली का दूसरा भाग क्या करता है, ये आपकी बॉडी में जितनी भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसको लंग्स के इस एल्वियोली वाले भाग से किसमें, ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है ऑक्सीजन। तो ये दोनों काम एल्वियोली का समझ में आ गया। अब ये एल्वियोली की जरूरत क्यों है जानते हैं। तो देखो आपके दोनों फेफड़ों में कितने, लगभग 3 × 10⁸ यानी कि आपके 3 × 10⁸ वायु कोश पाए जाते हैं। वायु कोश का मतलब क्या होता है, वायु कोश मतलब वही जो हम अभी पढ़ के आ रहे हैं एल्वियोली, वो वाला भाग, यानी कि ये बॉल जैसी स्ट्रक्चर। अब ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर आपके बॉडी के जो लंग्स वाला पार्ट है उसके अंदर साइड के सरफेस एरिया को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी बॉडी में अच्छे से क्या हो पाए, आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अच्छे से फ्लो बना रहे, यानी ट्रांसफ़र अच्छे से होता रहे एल्वियोली से आपके रक्त वाहिकाओं में और रक्त वाहिकाओं से एल्वियोली में, है ना। ये जो फ्लो है, ये जो ट्रांसफ़र है रेगुलर बना रहे, इसलिए आपकी बॉडी में ये एल्वियोली वाला भाग क्या करता है, आपके बॉडी के सरफेस एरिया को यानी सतही क्षेत्रफल को, जो लंग्स का सतही क्षेत्रफल होगा उसको बढ़ा देता है। और आप सोचो लगभग कितना बढ़ा देता होगा, तो ये आपके लंग्स के सरफेस एरिया को 400 से 800 वर्ग फीट यानी 400 से 800 स्क्वायर फीट, आप समझ रहे हो, आप 400 से 800 स्क्वायर फीट खुद नापना कितना होता है। आप ऐसा समझो कि एक 20 बाय 20 का रूम यानी 20 फीट और 20 फीट का आपका रूम हो जाएगा, या तो फिर आपका 20 फीट और 40 फीट लेंथ और ब्रेड्थ का आपका कोई रूम हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो
इतना बड़ा बना देता है आपके लंग्स के सरफेस एरिया को। एट द एंड आप अपने लंग्स को अगर बाहर निकालते हो, बीच से काटते हो, देखते हो, तो वो तो भाई इतने ही बड़े होंगे कि आपके दोनों हाथ में आ जाएं। लेकिन उनके अंदर जो एल्वियोली वाला भाग है, जो वायु कोश है, वो उस लंग्स के क्षेत्रफल को ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर बना बना के इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि वो कितना हो जाता है, आप खुद सोचो। उसका सतही क्षेत्रफल लगभग 400 से 800 स्क्वायर फीट हो जाता है ना। और क्या करता है ये, कहीं ना कहीं इस सतही क्षेत्रफल की मदद से आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जल्दी से आदान प्रदान होने में मदद करती है। अब यहाँ पर भाई जो लोग धूम्रपान करते हैं उनके लिए एक छोटी सी बात ध्यान रखो कि जब भी कोई इंसान स्मोकिंग करता है ना, तो उसके इस एल्वियोली वाले भाग में ही इफेक्ट पड़ता है, और उनकी एल्वियोली क्या होती हैं, खराब होने लगती हैं, या फिर उनकी जो स्टोरेज की कैपेसिटी होती है वो खराब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एट द एंड क्या होगा, जब एल्वियोली या वायु कोश खराब होंगे तो आपका जो लंग्स का सतही क्षेत्रफल है वो कम होगा, तो आपके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी एक बार में। जब ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में एक बार में नहीं जा पाएगी, तो आपके सारे जो जितनी भी बॉडी में जितनी भी जगह पर ऑक्सीजन की ज़रूरत थी ऑक्सीजन की सारी बॉडी में, वो एक बार में पूरी नहीं हो पाएगी, बोलो हाँ। जिसकी वजह से आपकी बॉडी कहीं ना कहीं सुस्त होने लगेगी, है ना। यानी कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलेगा कि आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो, या फिर बहुत जल्दी थक जाते हो, इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्योंकि जो स्मोकिंग होती है वो एट द एंड आपकी बॉडी के इसी वायु कोश यानी कि एल्वियोली वाले भाग को खराब करती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा कौन कौन सा स्ट्रक्चर कवर हो गया, देखो भाई अभी तक हमने कौन कौन सा स्ट्रक्चर कवर कर लिया आपका। आप देखेंगे जो ह्यूमन बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर श्वसन तंत्र है, उसमें हमने अपने 4 भाग कवर कर चुके हैं। कौन कौन से भाई, ये नासिका छिद्र हो गया, स्वर तंत्र हो गया, फिर श्वास नली और फिर फेफड़ा हो गया। अब हम कवर करने वाले हैं अपने डायाफ्राम वाले भाग को। ठीक है, चलो अपने डायाफ्राम वाले भाग को हम कवर करने वाले हैं। आप देखो क्या होता है डायाफ्राम, तो भैया एक पेशीय संरचना होती है, एक मांसपेशी से बना आपका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कहाँ पर स्थित होता है, आपका जो बक्षीय गुहा होता है। अब ये बक्षीय गुहा क्या होता है आपका, देखो बक्षीय गुहा क्या होता है, जो आपका थोरेसिक वाला पार्ट होता है, यानी कि आपके ऐसे तो ये जो है ना उदर गुहा, बक्षीय गुहा, इसको हम मेनली इस आपके जो कशेरुक दंड वाला पार्ट होता है, यानी कि जो ये हड्डी वाला पार्ट होता है, इसके थ्रू नापते हैं पीछे से, है ना। कि आपका बक्षी गुहा हो गया यानी ये वाला पार्ट हो गया, फिर आपका उदर गुहा यानी कि थोड़ा ऊपर वाला, मतलब इस टाइप से चीज़ों को डिवाइड करते हैं। बट अभी हमें केवल इतना देखना है कि आपके बॉडी में ये जो पसली वाला स्ट्रक्चर है, इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे साइड पे बीच पसली में आपका एक भाग प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, जिसे ही हम नाम देते हैं आपका डायफ्राम। अब इस डायफ्राम का काम क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो बक्षीय गुहा के निचले फर्श में एक पतले पट्टे द्वारा बंद रहता है, जिसे हम डायाफ्राम स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये डायाफ्राम स्ट्रक्चर जो है आपके थोरेसिक और एब्डोमिनल वाले एरिया में एक गुंबद के समान पेशीय सेप्टम होता है, यानी कि एक मसल स्ट्रक्चर होता है, जो आपके कहाँ पर होता है, मतलब गुंबद या फिर ऐसे इस शेप का होता है। कहाँ पर देखने को मिलता है, आपका थोरेसिक और एब्डोमिनल जो वाला भाग है वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो जब आपका एक्सेलेशन होता है, यानी कि आपका जब ऑक्सीजन ऐसा समझो, जब आपके जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, खाली करते हैं अपने आप को अंदर से, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन भी बाहर निकलेगी। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप जितना ऑक्सीजन अपने अंदर स्टोर करते हो ना, आपके लंग्स या आपकी जो बॉडी है पूरे ऑक्सीजन का यूज नहीं कर पाती है। जितना ज़रूरत होती है उतना ही ले पाती है, और बाकी को क्या करती है, बाहर निकाल देती है। तो जो आपने गैस अंदर भरी अपने इस टंकी में, समझ रहे हो, लंग्स में, और फिर जो आपने बाहर निकाली जो गैस, ठीक है, तो जब आप
जो गैस आपने अंदर भरी थी उसको बाहर निकाल रहे हो, तो उसको सपोर्ट करने का काम कौन करता है कि भाई बाहर पुश करने का काम कौन करता है, यही आपका डायफ्राम नामक स्ट्रक्चर करता है। तो क्या केवल यही करता है? नहीं, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि भाई आपके पसलियों के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है ना, पसलियों के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब मसल्स ही पाई जाती हैं। दो टाइप की मसल पाई जाती हैं, एक आपके लंग्स को प्रेस करके पिचकाने का काम करती हैं और एक आपके लंग्स को खींच कर फैलाने का काम करती हैं। ये दो टाइप की मसल पाई जाती हैं। और उसके अलावा नीचे से डायाफ्राम वाला स्ट्रक्चर भी क्या करता है, आपके मसल को ऊपर प्रेस करने का काम करता है, लंग्स को ऊपर प्रेस करने का काम करता है, जिससे ऑक्सीजन जो है आपकी बॉडी से बाहर निकल सके, यानी कि जो आप सांस ले रहे हो उसकी रिदम बाहर निकल सके। ठीक है, आप सोचो कितने मसल एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, तब आप ऑक्सीजन ले पा रहे हो, यानी तब आप सांस ले पा रहे हो, समझ रहे हो। चलो, क्या करता है भैया, जब आप उच्छ्वास करते हो यानी कि एक्सलेशन करते हो, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हो, उतने समय ये जो डायफ्राम वाला भाग होता है ये चपटा हो जाता है, यानी कि संकुचित हो जाता है। और फिर देखो, जब आप सांस अंदर लोगे आपका पूरा फेफड़ा वाला भाग फैलेगा, बोलो हाँ। तो यहाँ जो डायाफ्राम है वो पहले तो ऐसे गुंबद शेप में होगा, लेकिन जब आप सांस अंदर लोगे तो वो डायाफ्राम धीरे से सीधा हो जाएगा, बोलो हाँ। लेकिन जब आप सांस को वापस छोड़ते हो तो ये डायाफ्राम फिर से ऊपर की ओर चला जाता है ना। यही इसका काम होता है, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है ताकि आपके जो लंग्स हैं वो अपनी जगह पर बने रहें। ठीक है, चलो इसके बाद ये जो डायाफ्राम होता है, आप देखो ये जो डायाफ्राम होता है इसके बारे में एक सेकेंड यहीं पर बता देता हूं, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई ये जो डायफ्राम नामक स्ट्रक्चर होता है ना, ये आपके लेफ्ट और राइट पे जो लंग्स पाए जाते हैं, यानी जो दोनों लंग्स पाए जाएंगे, इन लंग्स को नीचे बेस यानी कि आधार प्रोवाइड करने का काम करता है, आधार प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, जिसमें आपके लंग्स क्या रहते हैं, स्टोरेज, मतलब ऐसे बेस में जमे हुए रहते हैं और फिर इधर उधर हिलते नहीं है। ठीक है, चलो ये जान ली हमने इसके बारे में। अब ये मोस्टली आपका जो स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, जिसको हम आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम नाम दे रहे हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कुछ छोटी सी बातें ध्यान रख लेते हैं। देखो, आपका जो बक्ष गुहा यानी कि थोरेसिक कैविटी वाला भाग होता है वो क्या होता है, उसके बारे में भी पूरी बातें जान लेते हैं। देखो, तो एक बंद बक्से की जैसा आपका होता है, देखने में कैसा दिखता है भैया, देखो ये पूरा भाग है आपका, इसी को हम नाम देते हैं आपका क्या, थोरेसिक कैविटी यानी कि बक्ष गुहा। समझ में आया। अब इसमें आपके अलग अलग भाग होते हैं। सबसे पहले आप पसलियां या फिर रिब्स होते हैं, कब जानेंगे, जब आपका स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर कंकाल तंत्र पढ़ेंगे तो आपके इस एक एक पसली के बारे में भी कंप्लीटली जानेंगे हम, है ना। फिर इस पसलियों या फिर रिब्स के अलावा आपका स्टर्नम वाला भाग होता है, ये भी उतने टाइम बताऊंगा, अभी बस ऐसे देख लो। ये दोनों जो पसली है उनको बीच से जॉइंट करने का काम एक हड्डी करती है, जिसे ही हम स्टर्नम नाम देते हैं। फिर बैक साइड से ही भी एक हड्डी रहेगी जॉइंट करने के लिए, जिसे हम कशेरुक दंड या फिर वर्टिब्रल कॉलम नाम देते हैं, है ना। ये देखो, ये बैक साइड का भाग है ना, बैक साइड का भाग है आपका, यहां से दिखना बंद हो गया है। चलो, यहां से इसके पीछे साइड गया होगा भाग। ठीक है, फिर एक डायफ्राम नामक स्ट्रक्चर होता है जो कहां पर होता है, आपके इस वाले भाग में ऐसा प्रेजेंट होता है और आपके लंग्स को एक बेस प्रोवाइड करता है, आधार तल प्रोवाइड करता है, जिससे आपके लंग्स जो हैं अपने स्थान पर बने रहते हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी बात ध्यान रखना है भाई कि आपकी जो पसली वाला एरिया होता है, यानी कि जो आपका रिब्स वाला एरिया होता है जहां पर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन पसलियों और उन लंग्स के बीच में एक पेशी या फिर मसल पाई जाती है, जो कि दो टाइप की होती है। क्या नाम देते हैं उनको, एक होती है आपकी बाह्य अंतरा परशुक पेशी और एक होती है आपकी अंतः अंतरा परशुक पेशी। भाई इंग्लिश में नाम देते हैं एक्सटर्नल, आपका क्या नाम देते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इस वाले को, और इसको नाम देते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, ये नाम क्यों ध्यान रखना है बताता हूं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भाई ये जो डायाफ्राम है ना, ये आपके लंग्स के पिचकने में मदद करता है। इसके अलावा, इस डायाफ्राम के अलावा, मैंने बोला आपके पसली या फिर रिब्स वाला जो एरिया है और जो लंग्स वाला एरिया है, उन दोनों के बीच में
दो टाइप की मसल पाई जाती हैं। एक मसल आपके लंग्स को पुश करने का काम करती है ताकि वो क्या कर सके, लंग्स अपने आप को खाली कर सकें, है ना, ऑक्सीजन को बाहर निकाल सकें, आपकी बॉडी से जो हवा आपने अंदर ली है उसको बाहर निकाल सकें, ठीक है। फिर एक आपकी कोशिका या एक आपकी मसल या फिर पेशी पाई जाती है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, जिसको मतलब ये दो भागों में बांटे। एक तो आपके मसल को प्रेस करेगी, मतलब लंग्स को प्रेस करेगी ताकि आप ऑक्सीजन बाहर निकाल सको। फिर एक आपके लंग्स को खींचेगी यानी पकड़ के फैलाएगी जिससे वापस ऑक्सीजन अंदर आपके लंग्स वाले भाग में जा सके, ठीक है। तो उनके ही नाम आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन हालांकि नहीं आता है बट नाम बस आपको ध्यान रखना है। एक होती है क्या आपकी बाह्य वाली और एक होती है अंतरा वाली, है ना, इंटरकोस्टल मसल उसको कहते हैं। कौन कौन सी होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल, दो टाइप की होती है। चलो, तो ये था भाई आपका डायाफ्राम वाला स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे कि आपकी अभी तक हमने जो पढ़ा है, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ रिवीजन कर लेंगे और जानेंगे कि कैसी आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन होती है वो एट द एंड जाती है कहाँ तक, आपकी जो मतलब वातावरण से, एनवायरनमेंट से कैसे आपके लंग्स तक पहुंचती है और फिर ब्लड में मिक्स होकर माइटोकॉन्ड्रिया तक जाती है, उसके बारे में जानेंगे। चलो, तो आप देखो, सबसे पहले भाई जो आपका नासिका छिद्र है, नोस्ट्रिल वाला भाग है, उसके बारे में मैंने बताया और वहां से आपकी ऑक्सीजन अंदर आई। फिर आएगी कहाँ पर, नोजल चैम्बर में यानी कि नासिका वेश में। फिर जाएगी इस लैरिंग्स यानी स्वरतंत्र वाले भाग में। फिर जाएगी आपकी ट्रैकिया यानी श्वास नली वाले भाग में। फिर जाएगी इस श्वसनिया यानी कि ब्रोंकाई वाले भाग में। वो जो आपके ट्रैकिया आया था ना, वहां से दो भागों में बट गया था ट्रैकिया, तो उस दो भागों को हमने क्या नाम दिया था, ब्रोंकी नाम दिया था। फिर उस ब्रोंकी से जब लंग्स के अंदर चली जाएगी दोनों ब्रोंकी, तो उसको हमने क्या नाम दिया था, उसको हमने लंग्स के अंदर जाने के बाद ब्रोंकियोलिस नाम दिया था। फिर आपके एल्वियोली डक्ट थे जो छोटे छोटे ट्यूब थे। फिर एल्वियोली डक्ट से एट द एंड कहाँ पर जाएगी ऑक्सीजन, इस वायु कोश या फिर एल्वियोली वाले भाग में जाएगी और यहीं से आपका गैसों का एक्सचेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसी एल्वियोली वाले भाग में आपके क्या पाए जाते हैं, रक्त वाहिकाएं यानी कि आपके वेसल्स, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने का काम करती हैं। समझ आया। चलो, और ये एक्सचेंज का काम कैसे होता है, कोई मुझे बताएगा, कोई बताएगा मुझे। स्टार्टिंग में मैंने जब सेल चैप्टर किया था तो वहां पर मैंने आपको दो चीजें कवर करवाई थी, विसरण और परासरण, यानी कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो आप खुद बताओ कि जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम क्या नाम देंगे, या तो उसे डिफ्यूजन बोलेंगे या तो उसे ऑस्मोसिस बोलेंगे। भाई कमेंट में बताना है ना, विसरण या परासरण क्या बोलेंगे। चलो, और वो काम आपका कहां पर होगा, इसी वायु कोश वाले स्थान पर होगा। आप चाहें तो नोट करके उसको लिख भी सकते हैं नीचे कि यहां पर आपके O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा, है ना, गैसों का एक्सचेंज होगा। और किस मेथड के थ्रू होगा वो आपको लिख लेना है भाई, विसरण होगा या फिर परासरण होगा, यानी कि ऑस्मोसिस होगा या फिर डिफ्यूजन होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, तो क्या है भाई, इन्हीं सारे अंगों के समन्वय से आपका जो श्वसन तंत्र होता है यानी जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो बनता है। और अभी तो हमने केवल ह्यूमन बॉडी के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको जाना कि भाई किस भाग को क्या कहते हैं, है ना। यहाँ पर आपका श्वसन तंत्र कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आगे हमारा काम क्या है, जब हम नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट करेंगे तो अराउंड 2 से 3 लेक्चर में ही आपका ये श्वसन तंत्र कंप्लीट होगा। और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र में आप आगे जानेंगे कि कैसे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन घुलती है। फिर घुलने के बाद वो ऑक्सीजन आपके एक एक माइटोकॉन्ड्रिया सेल, हर एक सेल के हर एक माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में पहुँचती है और फिर वहाँ से एनर्जी बनती है ATP के रूप में। अगर ऑक्सीजन कम पहुँचती है तो क्या होता है, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचती है तो क्या होता है, अगर जितनी ऑक्सीजन चाहिए केवल इतनी ही पहुंचती है तो क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे पाइरुवेट नामक एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये सब चीज़ों को हम आगे चलकर जानेंगे। तो चलिए, आज हमने अपना जितना ह्यूमन
ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको जान लिया है कि भाई कैसे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। आगे चल के हम गैसों के आदान प्रदान और फिर कितने टाइप के सिस्टम होते हैं ये रेस्पिरेशन के, जो आपके अलग अलग एनिमल या फिर अलग अलग जो जंतु होते हैं उनमें पाए जाते हैं, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।